गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम 4th क्लास में पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं व्याकरण की बुक के साथ। तो आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है हमारा भाषा और व्याकरण। ये हमने लास्ट ईयर भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता सा चैप्टर पढ़ा था और आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इस चीज़ के बारे में आप जानते हैं क्या होती है भाषा। तो देखिए भाषा क्या होती है। देखिए हम बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ और आप मेरी बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे। और आप जो कुछ बोलते हैं, आप जिससे बोलते हैं वो आपकी बात को समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। इस तरह से बोलने वाले की बात सुनने वाला समझ जाता है ना, और दूसरा जो बोलता है उसको पहला समझ जाता है। तो इस तरह से हम बोलकर क्या करते हैं, अपने विचार जो हमारे मन में होता है वो हम दूसरे को कह देते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बोलकर या सुनकर या लिखकर या पढ़कर हम अपनी बात एक दूसरे को समझा पाते हैं। देखिए अब चित्र देखेंगे हम। ये क्या कर रहे हैं, इसमें दादी जी हैं और यहाँ बच्चे बैठे हैं। दादी जी के पास बुक है और बुक में से वो बच्चों को कविता सुना रही हैं। यहाँ ये अध्यापिका हैं और अध्यापिका क्या कर रही हैं, बच्चों को यहाँ लिखकर पढ़ा रही हैं। और ये कौन है, ये ट्रैफिक पुलिस है जो चौराहों पर खड़ी होती है, वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है यहाँ से, है ना। तो इस तरह से हमने देखा विभिन्न चित्रों में। यहाँ तो ये पढ़ रही हैं, यहाँ लिख रही हैं, और यहाँ ये क्या कर रहे हैं, ये पढ़ भी नहीं रहे हैं, ये लिख भी नहीं रहे हैं, ये सिर्फ इशारे से समझा रहे हैं। जहाँ इनको गाड़ी को रोकनी होती है हाथ वहाँ कर देते हैं, जहाँ चलना होता है तो वहाँ चलने का इशारा कर देते हैं, है ना। तो ये संकेत से काम ले रहे हैं, इशारों से काम ले रहे हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी, है ना। तो बच्चों संकेत जो होते हैं वो भाषा में नहीं आते। हालांकि संकेत के द्वारा भी हम अपने विचार दूसरों को समझा देते हैं, लेकिन फिर भी जो संकेत होते हैं, इशारे होते हैं, वो भाषा में नहीं आते, क्योंकि संकेतों का प्रयोग सभी जगह नहीं किया जा सकता। कुछ बातें तो आप इशारों में समझा देंगे, संकेत से समझा देंगे, लेकिन सारी बातें नहीं समझा पाएंगे। अतः वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर और पढ़कर समझ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा। ठीक है। अब भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बोलकर या सुनकर समझते हैं, है ना। या तो हम बोलकर या सुनकर समझते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझा देते हैं और सुनकर दूसरों की बात को हम समझ लेते हैं। मतलब कहने का ये कि बोलना और सुनना ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है। देखिए ये टेलीफोन पर बात कर रही हैं, है ना, तो ये सुन रही हैं। ये आपस में बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं। ये देखो ग्रुप में बोल रहे हैं तो ये एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं। तो बोलना और सुनना ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। नेक्स्ट है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी किसी बात को समझाते हैं या पढ़कर हम किसी की बात को समझते हैं, मतलब पढ़ना और लिखना वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है। ये देखिए लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं, तो लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। हमारे देश भारत में अनेक राज्य हैं, है ना। जैसे हम कौन से राज्य में रहते हैं, हम राजस्थान राज्य में रहते हैं, कोई हरियाणा में रहता है, कोई पंजाब में रहता है, कोई महाराष्ट्र में रहता है, तो बहुत सारे राज्य हैं। तो प्रत्येक राज्य में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं।
सभी तरह की भाषा तो एक जैसी नहीं होती। जैसे कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती, मध्य प्रदेश में हिंदी। तो इस तरह से सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये तो थी भाषा। अब भाषा की लिपि। लिपि क्या होता है? हम बोल रहे हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ उसे हम लिख भी सकते हैं ना। तो जो भाषा को लिखने का ढंग होता है कि जो बोला है उसको लिखा जाए, किस तरह से लिखा जाए, तो वो लिपि कहलाती है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाती है। अब मौखिक भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जो हमने बोला इसे हमने लिख दिया एज इट इज, तो वो लिपि हो गई। ठीक है। अब हिंदी बोल रही हूँ मैं, अब हिंदी को लिखना अलग लिपि में लिखा जाएगा। अब मैं अंग्रेजी बोलूँ, अंग्रेजी को दूसरी तरह से लिखा जाता है। क्या हिंदी और अंग्रेजी दोनों एक ही तरह से लिखी जाती हैं? नहीं, अलग अलग तरह से लिखी जाती हैं। पंजाबी और अलग तरह से लिखी जाती है, उर्दू और अलग तरह से लिखी जाती है ना। तो इस तरह से इससे हमें ये समझ आता है कि हर भाषा को लिखने का ढंग अलग होता है। तो भाषा की लिपि देखो, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा को जो लिखने का ढंग है वो देवनागरी लिपि कहलाता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी। ये तो पढ़ा हमने भाषा और लिपि। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। हमारे चैप्टर का नेम है ना भाषा और व्याकरण। तो देखिए व्याकरण, प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। सभी भाषाओं के अपने नियम होते हैं, इन्हीं नियमों को व्याकरण कहते हैं। ठीक है। तो व्याकरण की बुक में हम क्या पढ़ते हैं? व्याकरण के नियमों को पढ़ते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है शुद्ध रूप में। तो भाषा को शुद्ध रूप यदि हमें सीखना है, भाषा का शुद्ध रूप, तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने की जानकारी देता है। भाषा के प्रयोग में कोई गलती ना हो, इसके लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। अब देखिए नीचे हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। रीना विद्यालय जाता है। आप बताओ ये सही है क्या? विजय गाना गाता रहा है, सही है ये? तुम कहाँ रही है? नहीं, सब में कुछ अटपटा सा लग रहा है, कुछ गलत सा लग रहा है। तो अब हम इन्हें सही करें। रीना विद्यालय जाता है। हमें पता है कि रीना किसी लड़के का नाम नहीं होता, लड़की का नाम होता है। तो यहाँ क्या आएगा? रीना विद्यालय जाती है। विजय गाना गाता रहा है, नहीं, गा रहा है। तुम कहाँ रही है? तो इसे हम बोलेंगे तुम कहाँ रहती हो। ठीक है। तो इस तरह से व्याकरण जो है हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। इससे हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी होती है, शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ओके। अब है व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। क्या क्या आता है उसमें? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। मतलब व्याकरण में हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण विचार, इस अंग में क्या होता है? वर्ण और उसके उच्चारण के प्रकारों पर विचार किया जाता है, मतलब सीखा जाता है। शब्द विचार में क्या होता है? शब्द के प्रकारों, उनकी उत्पत्ति, किस तरह से शब्द बनते हैं, उन पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार में वाक्य के बारे में, इस अंग में वाक्य, वाक्य के प्रकार, वाक्य रचना, विराम चिन्ह, इन पर विचार किया जाता है। ठीक है। आपको याद रखना है कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस तरह से ये चैप्टर हो जाता है यहाँ पर फिनिश। अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, एक बार इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। भाषा से ही हम अपने भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके भावों और विचारों को ग्रहण करते हैं, मतलब समझ लेते हैं हम। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।
ठीक है, तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर क्या? सही उत्तर के सामने टिक का चिन्ह लगाइए। भाषा क्या है? बोलना और लिखना, ये भाषा है। ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। व्याकरण सिखाता है, हमें क्या सिखाता है? रोना, हंसना, खाना पीना सिखाता है क्या? नहीं, व्याकरण हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। नाउ टर्न ओवर द पेज। देखिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्रों में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग हुआ है? भाषा के 2 रूप होते हैं ना, मौखिक लिखित। हमें देखना है कौन सा रूप प्रयोग हुआ है। ये देखिए, यहाँ लिख रहे हैं लिखित भाषा है, ये देख रहे हैं मतलब सुन रहे हैं, सुनकर समझ रहे हैं तो मौखिक भाषा है, ये लिखित भाषा है और ये मौखिक भाषा है। जो पढ़ना और लिखना है वो लिखित भाषा में आता है, बोलना है, सुनना है वो मौखिक भाषा में आता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश के द्वारा हम अपने विचारों तथा भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। पंजाब में डैश भाषा बोलते हैं, पंजाबी। लिखना और पढ़ना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित। बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ये छांट कर लिखना है हमें। तो बंगाल में बोली जाती है बांग्ला, गुजरात में बोली जाती है गुजराती, कश्मीर में कश्मीरी, उड़ीसा में उड़िया, केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी। अब है सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट, भाषा अपने मन के विचार प्रकट करने का साधन है। यस, दिस इज राइट, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम अपने मन के विचार, जो हमारे मन में होता है वो हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं भाषा के द्वारा। सो दिस इज राइट। नेक्स्ट, भाषा के 3 रूप हैं। नो, भाषा के 2 ही रूप होते हैं। बोलना और सुनना लिखित भाषा है। नो, मौखिक भाषा है ये। हिंदी की लिपि देवनागरी है। यस, राइट। भाषा का शुद्ध रूप हम व्याकरण से सीखते हैं। यस। व्याकरण के 3 अंग हैं। यस, दिस इज राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नीचे कुछ लिपियां दी गई हैं, उनके नाम लिखो। मतलब लिपियां दी गई हैं, हमें यहाँ भाषा का नाम लिखना है। कौन सी लिपि, कौन सी भाषा है ये? देवनागरी लिपि, तो ये कौन सी भाषा की है? हिंदी, हिंदी भाषा लिखी हुई है। फारसी उर्दू की लिपि है। गुरुमुखी पंजाबी की लिपि है और रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि है। नीचे दिए गए अशुद्ध वाक्यों को के शुद्ध रूप लिखिए। ये अशुद्ध वाक्य हैं, इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है जो हमें सही करके यहाँ लिखना है। मोनिका विद्यालय जाता है। नो, मोनिका विद्यालय जाती है। मैं जाते हैं, नहीं, हम जाते हैं। मैं जाते हैं नहीं होता। मेरे को दूध पीना है, मेरे को नहीं, मुझे दूध पीना है। राजू गया स्कूल, इसमें ये जंबल वर्ड्स हैं, एक तरह से उल्टा सीधा लिखा हुआ है। राजू स्कूल गया, ऐसे लिखना है। राहुल पार्क में जाती है, राहुल पार्क में जाता है, ये करेक्ट है। लास्ट एक्सरसाइज है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से भाषाओं के नाम ढूंढिए। देखिए, अंग्रेजी, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती और मलयालम, ये 5 भाषाएं हमने यहाँ लिख दी हैं। तो ये चैप्टर हो गया है फिनिश, और मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, इसके सारे एक्सरसाइजेज अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे तो ये आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको अपनी बुक में गुड हैंडराइटिंग में कंप्लीट करनी है। आपको हैंडराइटिंग का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपकी हैंडराइटिंग हमेशा गुड होनी चाहिए, और अच्छे बच्चे की पहचान होती है गुड हैंडराइटिंग। ये सारी एक्सरसाइजेज आपको बुक में कंप्लीट करनी है, और आपको नोटबुक में कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। एक्सरसाइज
ग और घ। ये दोनों एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में भी करनी है। हिंदी की नोटबुक बनाएंगे, उसमें आपको एक्सरसाइजेस ये कंप्लीट करनी है। देखिए, बुक में जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उसमें हमेशा डेट डालिए। जैसे आज की डेट आप यहाँ डाल लेंगे, ठीक है। नोटबुक में जब आप वर्क करेंगे चैप्टर का नंबर, चैप्टर का नेम ज़रूर लिखें। हैंड राइटिंग बार बार बता रही हूँ मैं, हमेशा गुड हैंड राइटिंग लिखें। अब मैंने आपको ये 2 दिए हैं एक्सरसाइज नोटबुक में करने के लिए, तो आप लिखेंगे एक्सरसाइज ग, ये वाली लाइन भी लिखेंगे ग्रीन वाली क्वेश्चन, उसके बाद ये 5 लाइन्स, फिर आप घ, फिर ये लिखेंगे और उसके बाद ये बिल्कुल करेक्ट लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से बहुत गुड हैंड राइटिंग में आपको काम करना है। थैंक यू।